नमस्कार दोस्तों। 28 अप्रैल दोपहर के करीब 1 बजे की बात है। हवाई शहर में अलोहा एयरलाइंस की फ़्लाइट 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। एक बड़ा ही सुहाना दिन था। अच्छी खासी धूप निकली थी और ज़्यादातर लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए थे। हवाई को अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि यह ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, पैसिफिक ओशन के बीच, जो अमेरिका का हिस्सा है। यहाँ पर बड़े ही सुंदर आइलैंड्स हैं और इनकी राजधानी है होनोलुलु। ये फ़्लाइट एक्चुअली में हिलो से होनोलुलु जा रही थी, लेकिन ये डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 35 मिनट की फ़्लाइट है, एक रूटीन फ़्लाइट। ये अलोहा एयरलाइन यहीं की लोकल एयरलाइंस है जो अलग अलग आइलैंड्स को जोड़ने का काम करती है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस इतना कम है तो ये वाला स्पेसिफिक प्लेन ऑलरेडी 8 बार उड़ान भर चुका था। सुबह से 3 बार अलग अलग राउंड ट्रिप पर जा चुका था। लेकिन ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ऐसे प्लेन के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। सब कुछ जैसा चलना चाहिए वैसे ही चल रहा था। सभी पैसेंजर फ्लाइट बोर्ड करते हैं, फ्लाइट के दरवाजे बंद किए जाते हैं और ठीक 1:15 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। 25 मिनट पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अनयूजुअल चीज़ होती है। यहाँ पर जब एक पैसेंजर बोर्ड कर रही थी प्लेन में, तो दरवाजे के अंदर घुसने से पहले उसने साइड में देखा कि जो प्लेन की बॉडी थी, अलग अलग सीट्स होती है, तो एक सीट में थोड़ा सा क्रैक दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने ये चीज़ किसी को बताई नहीं, ये सोचकर कि क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी रेपुटेशन वाली एयरलाइन है, ये प्लेन रेगुलरली उड़ता रहता है, इसके रेगुलर इंस्पेक्शन होते हैं। अगर कोई दिक्कत होती तो ये लोग नोटिस कर ही लेते। पक्का ये कोई छोटी मोटी गलती होगी। लेकिन ये एक गलती कितनी भारी पड़ने वाली थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। प्लेन के उड़ान भरने के सिर्फ 10-15 मिनट बाद ही एयर होस्टेस ट्रॉली लेकर आती है और पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करती है। सीट बेल्ट साइन अभी तक हटा नहीं था, क्योंकि आम तौर पर यह तभी हटता है जब प्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, और इस प्लेन के लिए क्रूजिंग एल्टीट्यूड 24,000 फीट था। फ्लाइट में 3 एयर होस्टेस हैं जो पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही हैं, और उड़ान भरने के ठीक 20 मिनट बाद यह फ्लाइट 24,000 फीट के क्रूजिंग अल्टीट्यूड पर पहुंचती है। और जैसे ही यह इस हाइट पर पहुंचती है तो एक बड़ा सा धमाका होता है। सभी पैसेंजर्स को धमाके की बड़ी तेज आवाज़ सुनाई देती है और अचानक से रैपिड डिकम्प्रेशन हो जाता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और चारों तरफ सामान इधर उधर उड़ने लगता है। टोटल केओस और ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न। आखिर हो क्या रहा है? कुछ पैसेंजर्स अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है प्लेन की छत और आसपास की दीवारें गायब हैं। ऊपर उन्हें खुला आसमान दिख रहा है। हुआ क्या है दोस्तों? इस प्लेन के शुरुआती हिस्से का लगभग 35 स्क्वायर मीटर का हिस्सा फटकर अलग हो चुका है। अब आम तौर पर होता क्या है, एरोप्लेन के अंदर केबिन में हवा को हमेशा प्रेशराइज्ड करके रखा जाता है ताकि हम नॉर्मली सांस ले पाए। नहीं तो 24,000 फीट की हाइट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह बहुत कम हो जाता है। हवा पतली हो जाती है और हम नॉर्मल सांस नहीं ले पाते हैं, तो इमरजेंसी के केस में वह ऑक्सीजन मास्क अपने आप टपकेगी। इन ऑक्सीजन मास्क में टिपिकल 15 से 20 मिनट की ऑक्सीजन होती है, जिस समय में पायलट को प्लेन को नीचे लाना होता है और एक ऐसे एल्टीट्यूड पर ले जाना होता है जहां पर नॉर्मल सांस ली जा सके। ये हो गया 10,000 फीट के नीचे। अब हमारी इस कहानी में फ्लाइट में ऑक्सीजन मास्क नीचे तो टपके, लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। प्लेन की छत फटने की वजह से ऑक्सीजन सिस्टम भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। लोगों को हाइपोक्सिया का डर सताने लगा। ये वो कंडीशन होती जिसमें आपकी बॉडी को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप बेहोश हो सकते हो और मर भी सकते हो। विद इन सेकेंड्स लोगों को चक्कर आने लगे, कन्फ्यूज़न होने लगा, और ऐसे केस में 1 से 2 मिनट लगता है सिर्फ बेहोश होने में। मिशेल होंडा एक एयर होस्टेस जो रो 15 के पास थी। जब ये धमाका हुआ, इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। दूसरी एयर होस्टेस रो 5 के पास खड़ी थी और जब छत उड़ी प्लेन की तो वो भी हवा में उड़ गई प्लेन से बाहर। मिशेल को जब पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक एक पैसेंजर से जाकर पूछने लगी, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? क्या आपको प्लेन उड़ाना आता है? पैसेंजर उनकी ये बातें सुनकर और डर गए कि हर प्लेन को उड़ाने के लिए भी हमसे पूछ रहे हो। पायलट का क्या हुआ है? अगर पायलट नहीं है तो हम सारे क्रैश कर जाएंगे। एयर होस्टेस ज़मीन पर रेंगते हुए धीरे धीरे कॉकपिट के नज़दीक पहुंचती है
और वहां उन्हें दिखता है कि उनकी कॉलीग के सर से खून निकलना शुरू हो चुका है। कॉकपिट के अंदर देखने की कोशिश करती है, वो तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कॉकपिट का व्यू पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। कुछ ही मिनट यहाँ पर बचे हैं, जिसके बाद ये सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन हाइपोक्सिया के खतरे के अलावा ये पैसेंजर बहुत तेज हवाएं भी सह रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है और साथ ही साथ जो तापमान है वो -35 डिग्री सेल्सियस का है। इस हाइट पर अगर ऑक्सीजन किसी तरीके से मिल भी गई तो इतनी ठंड में ज़्यादा देर तक जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पैसेंजर्स ने निकर और टी शर्ट पहनी हुई है। हवाई एक टिपिकल जगह है जहाँ पर लोग बीचेस को और जंगलों को देखने जाते हैं। यहाँ कभी भी बर्फ़ नहीं गिरती है, तो कोई भी पैसेंजर इस टेम्परेचर के लिए तैयार नहीं है। मिशेल इकलौती एयर होस्टेस जो होश में बची है, वहाँ पर पायलट्स को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इस सारे खतरे के बीच एक अच्छी खबर ये थी कि पायलट्स एक्चुअली में जिंदा थे, और जिंदा ही नहीं, पायलट पैसेंजर से कहीं ज़्यादा बेहतर कंडीशन में थे। उनका ऑक्सीजन मास्क थैंकफुली काम कर रहा था। कमान संभाले हुए थे 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट शॉन साइमन। इनके साथ दूसरी तरफ थी 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम किंग्स। जब वो धमाका हुआ था, दोनों को एक बड़ा झटका लगा था और पीछे मुड़कर जब दोनों ने देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि प्लेन की छत गायब थी और कॉकपिट डोर भी मिसिंग था। सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं और हालातों को समझते हुए एक इमरजेंसी लैंडिंग करने का निर्णय लेते हैं। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 4100 फीट पर डिफेंड करते हैं। लेकिन वक्त का ये खेल सिर्फ प्लेन को थोड़ा सा नीचे लाने तक सीमित नहीं था। इनके लिए एक दूसरी और भी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। पता चलता है कि इस हादसे की वजह से जो प्लेन का नोज है, आगे वाला हिस्सा जिसमें बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा नीचे हो गया है। करीब 1 मीटर से सिर्फ प्लेन का जो ज़मीनी हिस्सा है, उसी की मदद से ही कॉकपिट और केबिन एक साथ जुड़े हुए हैं। अभी भी अगर ज़्यादा देर तक ये ऐसे ही उड़ते रहे तो झुकते झुकते ये दोनों हिस्से टूटकर एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। मिमी टॉम होनोलुलु को कांटेक्ट करती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। उन्हें कहा जाता है कि प्लेन को होनोलुलु में उतारने की छोड़ो, माओ में उतार लो, वो ज़्यादा पास है। 1:48 वो माओ टावर को कांटेक्ट करके सिचुएशन बताती है। इस वक्त करीब 3 मिनट हुए थे जब से प्लेन की छत फटी थी, लेकिन थैंकफुली प्लेन 14,000 फीट पर आ चुका था। इस हाइट पर ज़्यादातर पैसेंजर्स के लिए सांस लेना इतना मुश्किल नहीं था, और क्योंकि ये 3 मिनट के अंदर ही हो गया था, ज़्यादातर लोग बेहोशी से बच गए और हाइपोक्सिया का रिस्क कम से कम खत्म हुआ। टॉम एयरपोर्ट को कांटेक्ट करके कहती हैं कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। इस समय की इमरजेंसी इक्विपमेंट्स टीम ढेर सारे फायर फाइटर्स और रेस्क्यू व्हीकल्स रनवे पर लाकर तैयार रखते हैं। हर कोई इस प्लेन के लैंड करने का इंतज़ार कर रहा है। करीब 1 मिनट बाद प्लेन 10,000 फीट की हाइट पर आ गया था, लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आती है। सामने एक बड़ी सी 10,000 फीट की पहाड़ी हालिया कला समेत। ये पहाड़ी माओ एयरपोर्ट और प्लेन के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थी। कैप्टन रॉबर्ट्स प्लेन को धीरे करते हैं, 210 नॉट, 200 नॉट, 170 नॉट और धीरे करते रहते हैं। जितना धीरे हो सके उतना धीरे से उड़ते हैं। अगर इससे नीचे चले गए तो फ्लाइट कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस 170 नॉट की स्पीड को मेंटेन करते हुए वो 2 आइलैंड्स के बीच में से प्लेन को निकालते हैं। पहाड़ी से बचते हुए प्लेन टर्न करता है और एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लेता है। ये वो पॉइंट था जब पैसेंजर्स की जान में जान आती है। उन्हें फाइनली रियलाइज़ होता है कि हमारे प्लेन में एक पायलट है जो ना सिर्फ जिंदा है, वो प्लेन को ठीक ठाक उड़ा भी पा रहा है। जैसे जैसे रनवे की तरफ प्लेन नीचे आने लगता है, मिनी टॉम लैंडिंग गियर को नीचे लाती है। 3 सेट ऑफ व्हील्स होने चाहिए, 2 पीछे की तरफ, 1 आगे की तरफ। पीछे वाले को मेन गियर कहा जाता है और इंडिकेटर दिखा रहा था कि मेन गियर तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, लेकिन जो नोज गियर है, आगे वाला व्हील है, वो नीचे नहीं आ पा रहा है। बिना इस नोज गियर के लैंड करना पॉसिबल तो है। इस चीज़ को बेली लैंडिंग कहा जाता है। इमरजेंसी केसेस में कई बार की जाती है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में जहां प्लेन का बीच वाला हिस्सा इतना कमज़ोर हो चुका है, छत ऑलरेडी मिसिंग है। पायलट को यह डर है कि अगर इस तरीके की लैंडिंग अटेम्प्ट करी गई तो पक्का पक्का प्लेन क्रैश कर जाएगा, और अगर फ्यूल टैंक में कुछ हुआ तो ब्लास्ट भी हो सकता है।
लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और करे तो क्या करे। पायलट डिसाइड करते हैं कि इसी तरीके से लैंडिंग की जाएगी। जैसे ही रनवे दिखने लगता है, पैसेंजर लैंडिंग के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना करने लग गए थे। दूसरी तरफ कुछ लोग अपने आसपास के लोगों से गले मिल रहे थे। शायद ये आखिरी बार हो कि वो एक दूसरे को देख पाए। इस वक्त तक रनवे पर मौजूद सारी इमरजेंसी सर्विसेज तैनात थी। फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस, एवेल्यूएशन टीम्स, हर कोई वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, किस तरीके से डैमेज को कम से कम रखा जा सके। इसी बीच रनवे पर खड़ा हुआ एक बंदा प्लेन को क्लियर से देख रहा था कि तभी उसे दिखाई देता है। एक्चुअली में नोज गियर तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, यानी कि प्लेन को बेली लैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पायलट को इन्फॉर्म किया जाता है और पायलट की जान में जान आती है। और फिर 1:58 और 42 सेकंड बाद एक्सप्लोजन के अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 24 3 रनवे पर टचडाउन करती है। कैप्टन ब्रेक्स इस्तेमाल करने के अलावा बचे हुए इंजन नंबर 2 का थ्रस्ट रिवर्सल भी इस्तेमाल करते हैं और प्लेन धीरे धीरे शांति से आकर रुक जाता है। प्लेन से इमरजेंसी एग्जिट के जरिए पैसेंजर्स को नीचे उतारा जाता है। उस वक्त इसका एक असली वीडियो भी लिया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पैसेंजर सेफली स्लाइड के जरिए नीचे उतर रहे हैं। सभी पैसेंजर्स कैप्टन को शाबाशी देते हैं और धन्यवाद करते हैं उनकी जिंदगियां बचाने के। हालांकि ज्यादातर लोग सेफ थे, लेकिन कई पैसेंजर्स को भारी चोट लगी थी। एक 84 साल की फीमेल पैसेंजर जो सीट नंबर 5 पर बैठी थी, वो सबसे ज्यादा इंजर्ड थी। एक स्कल फ्रैक्चर के साथ सीट पर बैठे हुए पैसेंजर का राइट वाला हाथ टूट गया था। और रॉ 8 से लेकर रोज 21 पर जो पैसेंजर बैठे थे, उन्हें सिर्फ माइनर इंजरी हुई थी। इसके अलावा 21 पैसेंजर ऐसे भी थे जिन्हें बिल्कुल कोई इंजरी नहीं हुई थी। एयर होस्टेस जेम्स तो अभी भी बेहोश थी। एयर होस्टेस मिशेल होंडा सही सलामत थी और लैंडिंग के बाद वो एक एक पैसेंजर काउंट करती है चेक करने के लिए कि कितने पैसेंजर्स मिसिंग। और इससे पता चलता है कि बड़ी ही मिरेकल बात है कि हर कोई सही सलामत है, हर कोई जिंदा बच गया है सिवाय एक के। 58 साल की एयर होस्टेस सीबी लेंसिंग इकलौती मृत्यु। इस पूरे हादसे में बाद में सर्च टीम्स ने उन्हें बहुत ढूंढने की भी कोशिश करी थी, लेकिन अफसोस इनकी बॉडी कभी नहीं मिल पाई और ये हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में गायब हो गई। लेकिन बाकी बचे हुए 94 लोग अपने भाग्य को धन्यवाद दे रहे थे कि वो जिंदा बच गए। क्या यह सिर्फ लक की बात थी कि वो यहाँ जिंदा बच पाए? नहीं, यहाँ एक टेक्निकल इक्विपमेंट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सीट बेल्ट की। सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से इतने सारे लोग जिंदा बच पाए। अगर रोज 4, 5, 6, 7, 8 में बैठे हुए लोगों ने अपनी सीट बेल्ट ना लगाई होती तो वो भी हवा में उड़कर प्लेन से सीधा बाहर जाते। एक अच्छी चीज इस हादसे के बाद ये हुई कि बोइंग के जितने भी पुराने एरोप्लेन थे, उन सबको दोबारा से इंस्पेक्ट किया गया और पता है क्या पाया गया? उनमें से कई सारे में एक्चुअली में क्रैकर्स मौजूद थे। वैसे ही क्रैकर्स जो इस फ्लाइट में मौजूद थे। इससे पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम थी, ये सिर्फ इस एक इकलौते प्लेन की नहीं थी, बल्कि ढेर सारे प्लेन्स की थी जो इस फ्लाइट का हिस्सा थे। दूसरी अच्छी चीज़ ये होती है कि इस हादसे के बाद से सेफ्टी रेगुलेशंस दुनिया भर में और मजबूत बना दिए जाते हैं ताकि ऐसे हादसे दोबारा कभी ना हो। ओवरऑल ये एक हादसा दोस्तों हमेशा के लिए एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड को बदल डालता है, जिसकी वजह से थैंकफुली इसके बाद से लेकर आज तक कभी भी इस लेवल का हादसा इस तरीके से दोबारा कभी नहीं हुआ है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।